नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। पुतिन ने क्राइमिया पुल धमाके का बदला लेना शुरू कर दिया है। रूस की रॉकेट फोर्स ने यूक्रेन में अंधाधुंध मिसाइलें बरसाई है। जापोरिजिया शहर की एक बहुमंजिला इमारत पर 10 मिसाइल्स के धमाके की जानकारी सामने आई है और इस बीच ब्लैक सी में न्यूक्लियर ब्लास्ट का हाई अलर्ट भी है। यूरोपीय देशों ने आशंका ये जताई है कि रूस काला सागर में एटमी धमाका कर सकता है। आपको हम दिखाएंगे कि पुतिन के वो टारगेट जिन्हें न्यूक्लियर अटैक का ग्राउंड जीरो बताया जा रहा है। इसके साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिएगा कि पुतिन का 5 किलो टन का बदला क्या है। पहला एटम बम काला सागर में फटेगा। दूसरा एटम बम ज़ेलेंस्की के बेस पर गिरेगा। तीसरा एटम बम यूरोप को दहलाएगा। चौथा एटम बम अमेरिका चलाएगा। पांचवां एटम बम परमाणु युद्ध कराएगा। इसी तर्ज पर एटमी युद्ध का प्लान है। पुतिन की वॉर बुक में यही दर्ज बताया जा रहा है। अमेरिका और वेस्ट कंट्री का दावा है रूस जितने फ्रंट हारेगा एटमी युद्ध का खतरा उतना उफान मारेगा। क्राइमिया ब्रिज के धमाके के बाद रूस फोर्स की न्यूक्लियर सिटी ज़ैपोरिज़िया में नॉन स्टॉप मिसाइल इस बात का साफ सिग्नल है कि अब परमाणु विस्फोट में ज्यादा देर नहीं। क्राइमिया पुल पर हुए धमाके के बाद ज़ैपोरिज़िया की रिहायशी बस्तियों में मिसाइल हमले हुए हैं। इस हमले में 17 लोग मारे गए हैं। वहीं घायलों की तादाद 40 से ज्यादा बताई गई। न्यूक्लियर सिटी की बहुमंजिला इमारत पर रूस की 10 मिसाइलें गिरी। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पर हैं, इस कदर का बारूदी कोहराम मचना एटमी युद्ध को भड़काने के लिए काफी है। वैसे भी जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, पुतिन के परमाणु हमले को अंजाम देने की नई नई थ्योरी सामने आ रही है। सबसे नई और भयानक भविष्यवाणी बुखारेस्ट विश्वविद्यालय के इंजीनियर प्रोफेसर बियोरेल बडेस्कू ने की है। बियोरेल ने यूरोपीय देशों को पत्र लिखकर रूस की रणनीति पर रोशनी डाली है। प्रोफेसर बियोरेल ने दावा किया है कि रूस के पास परमाणु हमले के 5 विकल्प हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है ब्लैक सी में एटमी विस्फोट। अगर ऐसा हुआ तो नतीजे क्या होंगे, इसे भी बताया गया है। रूस काला सागर में एटम बम का धमाका करता है तो इसका असर काला सागर के तट पर बसे बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा, जॉर्जिया और यूक्रेन में होगा। ब्लैक सी में परमाणु विस्फोट से सुनामी आएगी, जिसकी लहरें 6.5 फीट ऊंचाई तक होंगी। इतना ही नहीं, काला सागर में एटमी धमाके के बाद जहरीले हाइड्रोजन सल्फाइड का बादल बनेगा, जो तटीय इलाकों में लाशें बिछा देगा। हालांकि काला सागर में होने वाले एटमी धमाके के दुष्प्रभाव चेरनोबिल हादसे से कहीं कम होंगे। रूस ऐसा सिर्फ यूक्रेन की मदद कर रहे देशों को डराने के लिए करेगा। वहीं एटम बम धमाके की सबसे बड़ी संभावना जहां है, वो है यूक्रेन के हथियार गोदाम। रूस इन बेस को टैक्टिकल वेपन से दहलाकर यूक्रेन को शक्ति विहीन कर सकता है। जिन बेस को रूस के टारगेट पर माना जा रहा है, उनके नाम भी जानिए। यूक्रेन फोर्स की 11वीं आर्मी एविएशन ब्रिगेड खेरसॉन में है। 12वीं ब्रिगेड नोवी कालनीव में है। यूक्रेन आर्मी एविएशन का बेस ब्रॉडी में है। ज़ैपोरिज़िया के करीब यूक्रेन की वायुसेना का मेलिटोपोल बेस है। पोल्टावा में एयर बेस को भी रूस के निशाने पर माना जा रहा है।
यूक्रेन फोर्स के इन बेस पर हथियारों के बड़े गोदाम हैं, जिन्हें रूस तबाह करने के बाद ही जंग की जीत की उम्मीद कर सकता है। Не может себе позволить потерпеть поражение. И у него остались в загашнике два инструмента. Значит, первый инструмент – это мобилизация, которую он использует. Второй инструмент – это демонстрация. Демонстрация возможностей ядерного оружия. हालांकि इन लोकेशन पर छोटे परमाणु धमाके भी शुरू होने पर रूस की जीत की गारंटी नहीं, क्योंकि यूक्रेन को ज्यादातर हथियार नेटो फोर्स के बेस से मिल रहे हैं। नेटो के बेस यूक्रेन के पड़ोसी देशों में है। यूक्रेन के पास पोलैंड में नेटो फोर्स का अड्डा है, जहां 5400 नेटो सैनिकों की तैनाती है। रोमानिया में नेटो फोर्स के सैन्य अड्डे पर 4500 सैनिकों की मौजूदगी है। बुल्गारिया में नेटो फोर्स के बेस पर 200 जवानों को तैनात किया गया है। लातविया में 1650, एस्टोनिया में 11.5 और लिथुआनिया में 1100 नेटो सोल्जर मौजूद है। ये सैन्य अड्डे ही यूक्रेन की असल ताकत हैं। यहीं से ज़ेलेंस्की आर्मी को हथियारों की सप्लाई हो रही है। नेटो फोर्स के ये बेस तबाह किए बगैर रूस जंग भी नहीं जीत पाएगा। अगर रूस ने इन अड्डों को टैक्टिकल बम से दहलाया तो कितना नुकसान होगा, इसे भी जानिए। न्यूक्लियर स्टडी का अनुमान है कि अगर 5 किलो टन का परमाणु बम गिराया जाए तो सिर्फ 13 टैंक तबाह होंगे। ऐसे में यूक्रेनी फौज की एक ब्रिगेड, जिसमें 3 से 5000 सैनिक होते हैं, उसे तबाह करने के लिए 4 छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना होगा। यह हमला भी तब कारगर होगा जब पूरी ब्रिगेड एक जगह इकट्ठी हो। अगर रूस बड़ी तबाही चाहता है तो उसे शहर पर एटम बम गिराना होगा। लेकिन इसमें बड़ा जोखिम है। रूस ने अगर इंसानों को न्यूक्लियर टारगेट बनाया तो परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा, जिससे नेटो फोर्स दूर नहीं रह पाएगी। अगर कहीं रूस ने नेटो मेंबर पर हमले की हिमाकत की तो उसे सीधे अमेरिका पर हमला माना जाएगा, जिसके बाद 30 देशों का सैन्य संगठन नेटो दुश्मन पर टूट पड़ेगा। नेटो फोर्स की कुल न्यूक्लियर पावर रूस से कम नहीं है। नेटो फोर्स में एटमी पावर अमेरिका है, जिसके पास कुल 5428 एटम बम बताए जाते हैं। नेटो फोर्स में यूनाइटेड किंगडम के पास 225 परमाणु हथियार हैं। वहीं नेटो मेंबर फ्रांस के पास 300 न्यूक्लियर बम है। नेटो फोर्स की जुगलबंदी के आगे रूस कहीं नहीं टिकता। नेटो पर रूस का हमला होने का मतलब होगा फुल स्केल वॉर। ऐसे में अब तक जितने बम फटे, जितनी मिसाइलें चली, जितने लोग तबाह हुए, जितनी बर्बादी हुई, उसे भूल जाएगी दुनिया। ये युद्ध अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। ये युद्ध अब यूक्रेन की हद पार कर रहा है। मुगालते में जीने वाले पश्चिमी देशों को मालूम नहीं, पुतिन का नेक्स्ट मूव हॉरर है। पुतिन आग बबूला है। उन्हें अब रोक पाना शायद ही किसी के बस में हो, क्योंकि रूस यूक्रेन का न्यूक्लियर चैप्टर खोल गया है। एटम बम का इस्तेमाल पुतिन की मजबूरी बन गई है। न्यूक्लियर वॉर को लेकर पुतिन किस कदर सीरियस है, यह रूस के नए बॉम्बर के प्रोडक्शन से समझा जा सकता है। रूस का लंबी दूरी तक मार करने वाला बॉम्बर जल्द वॉर जोन में आने वाला है। रूस के लॉन्ग रेंज बॉम्बर का नाम है PAK-DA। इस बॉम्बर को रूसी एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी टोपोलोव डिजाइन ब्यूरो बना रही है। PAK-DA बम वर्षक को रूसी वायुसेना में पहले से मौजूद Tu-160, ब्लैक जैक, Tu-22M और 1 Tu-95 से बदला जाएगा। ये तीनों बम वर्षक मौजूदा वक्त में रूसी वायुसेना की रीढ़ है। PAK-DA का फर्स्ट ट्रेलर रूस ने 2021 में रिलीज किया था। इसी साल फरवरी में यूक्रेन युद्ध के शुरू होते ही इस बॉम्बर के प्रोडक्शन में तेजी लाई गई है। रूस दावा करता है कि लंबी दूरी का यह स्टेल्थ बम वर्षक 2025 तक जंग के मैदान में होगा। हालांकि नए बम वर्षक को एडवांस बनाने के लिए कई स्टेज पर अपडेट किया जाएगा। PAK-DA बॉम्बर को उड़ाने वाले पायलटों को बचाने के लिए एक नया बड़ा पैराशूट बनाने का काम जारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बॉम्बर के पायलट विमान से कूदते हैं तो समुद्र की सतह से 1000 से 1500 मीटर की अत्यधिक ऊंचाई पर होते हैं। ऐसे में उनके नीचे गिरने की रफ्तार काफी तेज होती है। ऐसे में उन्हें बचाने के लिए बड़े गुंबद वाले स्पेशल पैराशूट की जरूरत होगी।
साथ ही सीटों में एक नई एजेक्शन कंट्रोल यूनिट भी लगानी होगी, जो केबिन को नहीं बल्कि 4 पायलटों और उनकी सीटों को सेट करेगी। पुतिन का यह परमाणु लड़ाका जिस दिन युद्ध के मैदान में परवाज भरेगा, रूस की ताकत दोगुनी होनी तय है, क्योंकि इसे अमेरिका के बम वर्षक B-2 स्प्रिट से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। उधर अमेरिका भी रूसी हथियारों की कार्ट का बंदोबस्त करने में लगा है। न्यूक्लियर युद्ध के लिए अमेरिका अब अपने सबसे घातक वॉरहेड को अपडेट कर रहा है। अमेरिका के परमाणु गोदाम में फिलहाल 4 तरह के B-61 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। इन्हें 3, 4, 7 और 11 वेरिएंट का नाम दिया गया है। वहीं अमेरिका B-61 का 12वां वेरिएंट बन रहा है, जो सबसे घातक है। दिसंबर 2021 में अमेरिका ने B-61 के 12वें वेरिएंट की पहली उत्पादन इकाई बना ली थी, जहां पर फुल स्केल प्रोडक्शन मई 2022 में शुरू कर दिया गया था। साल 2026 तक अमेरिका जरूरत भर के न्यूक्लियर वॉरहेड बना लेगा। अमेरिका ने 1961 में इन बमों का निर्माण शुरू किया। इन बमों को स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल दोनों प्रकार का बनाया गया है। अमेरिका किसी भी लिहाज से रूस से कम नहीं है, लेकिन सुपर पावर किसी भी सूरत में दूसरी दफे परमाणु धमाके की तोहमत मोल लेना नहीं चाहता। इस दुनिया में पहली दफे अगर किसी मुल्क ने एटम बम का धमाका किया था तो वो अमेरिका ही है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में फटे परमाणु बमों की विभीषिका दुनिया ने देखी है। लिटिल और फैट मैन बम नाम के 2 बमों की त्रासदी को जापान की आज की पीढ़ी भी झेल रही है। इसलिए परमाणु हथियारों की धौंस जमाना इंसानियत के खिलाफ है। पूरी दुनिया यही उम्मीद कर रही है कि न्यूक्लियर वॉर की नौबत कभी ना आए। प्रेसिडेंट पुतिन को एटमी युद्ध के लिए उकसाने वालों को वक्त रहते संभल जाने की जरूरत है, साथ ही उन ताकतों को भी जो यूक्रेन युद्ध के बहाने अपना मुनाफा देख रहे हैं। अगर किसी को यह लग रहा है कि यूक्रेन की जंग में पुतिन हार मान चुके हैं तो यह बिल्कुल गलत है। कादिरोव ने अब करीब 1 लाख लड़ाकों की फौज यूक्रेन की जंग के लिए तैयार कर ली है। इसके साथ ही कादिरोव ने पुतिन से बात करके अपने फेवरेट जनरल को रूस की आर्मी का सुप्रीम कमांडर बनवा दिया है। पुतिन का यह जनरल ऐसा है जो एनाकोंडा की तरह अपने दुश्मन को जकड़ने की ताकत रखता है। क्या पुतिन के ये नए बदलाव यूक्रेन की जंग का नतीजा भी बदल देंगे? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। लड़ेंगे, भिड़ेंगे, जिएंगे या मरेंगे, कैसे भी करेंगे, लेकिन यूक्रेन की जंग जीतेंगे। पुतिन की जिंदगी का अब यही एक मकसद है, ज़ेलेंस्की की बर्बादी, अपने दुश्मन का खात्मा। यूक्रेन की युद्ध नीति से चाहे कितने ही रूसी सैनिकों की लाशें मॉस्को आए, लेकिन पुतिन जंग से पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन अपने दुश्मनों को माफ नहीं करेंगे। इसलिए पुतिन ने रणनीति बदल दी है, लेकिन टारगेट वही है, यूक्रेन की फतह। यूक्रेन में जंग लड़ रही अपनी पूरी सेनाओं का जिम्मा अब पुतिन ने अपने कमांडर सर्गेई सुरोविकिन को दिया है। सर्गेई सुरोविकिन का सम्मान यूक्रेन के अंदर रूस की थल सेना, रूस की वायुसेना, रूस की नौसेना, चेचन्या की फौज, दागिस्तान की फौज, सीरिया की फौजी टुकड़ी, ये सारी सेनाएं अब सिर्फ और सिर्फ पुतिन के इस नए जनरल सर्गेई सुरोविकिन को रिपोर्ट करेंगी।
अब यूक्रेन की युद्ध भूमि में वही होगा जो पुतिन के नए जनरल सर्गेई सुरोविकिन चाहेंगे। यूक्रेन के अंदर लगातार हो रही हारों पर अब पुतिन तो मातम मना ही रहे हैं। रमजान कादिरव भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। पिछले 1 महीने से लगातार रमजान कादिरव अपने टेलीग्राम चैनल पर पुतिन के जनरलों की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन पहली बार अपने टेलीग्राम पर रमजान कादिरव ने पुतिन के इस नए जनरल की तारीफ की है। आखिर पुतिन के इस नए जनरल सर्गेई सुरोविकिन में ऐसा क्या खास है कि खुद रमजान कादिरव भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये हेडलाइंस क्यों छप रही हैं कि पुतिन ने अब अपने सबसे क्रूर, बेरहम, निर्दयी और शैतान जनरल को यूक्रेन की जंग की कमान सौंप दी है। आखिर क्यों अब रमजान कादिरव और सर्गेई सुरोविकिन ही पुतिन की आखिरी उम्मीद है? क्या रमजान कादिरव के 90,000 नए लड़ाके दोबारा यूक्रेन के अंदर पुतिन की वो प्रतिष्ठा वापस लौटा पाएंगे जो अब नष्ट हो चुकी है? पुतिन के कैंप में क्या चल रहा है, एक एक खबर आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पुतिन के उस नए जनरल की जिसकी हेडलाइंस आज तमाम इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित हुई हैं। रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में उस वक्त खलबली मच गई जब क्रीमिया का ब्रिज विस्फोटक से उड़ा दिया गया। 24 घंटे के अंदर पुतिन ने इस ब्रिज को रिस्टोर करवा दिया, लेकिन पुतिन की प्रतिष्ठा को जो धक्का लगा है वो रिस्टोर करने की जिम्मेदारी अब सर्गेई सुरोविकिन की है। ज़ेलेंस्की के बयानों के मुताबिक यूक्रेन की आर्मी रूस से अब तक 2400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र छीन चुकी है। अब पुतिन के नए जनरल सर्गेई के सामने टारगेट ये है कि उनको ये जमीन दोबारा वापस लेनी होगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार रूस के अंदर 3 लाख नागरिकों को सेना में भर्ती किया जा रहा है। इन 3 लाख नागरिकों के सैन्य प्रशिक्षण पर भी पुतिन के नए जनरल को निगरानी करनी है। रूस के अंदर पुतिन के दुश्मन अब खुलकर पुतिन की आलोचना कर रहे हैं। दोबारा यूक्रेन में जीत हासिल करके पुतिन के दुश्मनों के मुंह पर ताला लगाने का जिम्मा भी अब जनरल सर्गेई के कंधों पर है। पुतिन के नए जनरल का सबसे बड़ा चैलेंज है नेटो के दांत खट्टे करना, क्योंकि ज़ेलेंस्की नेटो में शामिल होने का त्वरित आवेदन कर चुके हैं। स्विस मिलिट्री रिव्यू के मुताबिक 24 फरवरी को जब यूक्रेन के अंदर रूस की सेना ने अपना स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया था, तब रूस की सेना 5 अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई थी। इनको नेतृत्व देने के लिए कोई थिएटर कमांड नहीं थी, लेकिन बाद में रूस ने अपनी रणनीति बदल दी और एक थिएटर कमांड का गठन किया। सबसे पहले सीरिया के कसाई के नाम से कुख्यात अलेक्जेंडर दार्निकोव को पुतिन ने एकीकृत कमांड का जनरल नियुक्त किया था। अलेक्जेंडर दार्निकोव पर आरोप है कि सीरिया के अंदर युद्ध जीतने के लिए उन्होंने नागरिकों पर ही बमबारी करवा दी थी। सीरिया में रूस का झंडा ऊंचा करने के लिए पुतिन ने अलेक्जेंडर दार्निकोव को हीरो ऑफ द रशिया मेडल से सम्मानित किया था, जो रूस के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है।